आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लव जिहाद कानून पर जेजेपी के और बीजेपी के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दो टूक कहा कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा। धर्म विशेष को लेकर कानून का समर्थन नहीं करेंगे। अगर किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने का कानून आएगा तो हम समर्थन करेंगे। बजट सत्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में सरकार है। गृह मंत्री अनिल विज इस बारे में बातचीत नहीं की थी, लेकिन साफ कहा था तैयार है और सरकार जल्द इस पर कानून लाएगी। लेकिन इसी बीच उप मुख्यमंत्री सरकार में साझेदार दुष्यंत चौटाला की तरफ से लव जिहाद कानून पर बड़ी टिप्पणी है। उनका ये बड़ा बयान, दो टूक उनकी तरफ से कहा गया कि लव जिहाद नाम से कोई कानून आएगा तो वो उसका समर्थन नहीं करेंगे। धर्म विशेष को लेकर कानून का समर्थन नहीं करूंगा। अगर किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने का कानून आएगा तो हम समर्थन करेंगे। बजट सत्र में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में सरकार है और इस बारे में बाकायदा गृह मंत्री अनिल विज ने भी जानकारी दी थी कि तैयारी पूरी हो चुकी है और इस बार बजट सत्र में लव जिहाद पर कानून सरकार लाएगी। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर यह बयान दिया है कि वो लव जिहाद नाम से कोई कानून का समर्थन नहीं करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लव जिहाद कानून पर जेजेपी और बीजेपी के सुर अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दो टूक शब्दों में कहा कि लव जिहाद नाम से कोई कानून नहीं आएगा, जबकि गृह मंत्री अनिल विज कुछ दिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बजट सत्र में इस पर कानून सरकार लेकर आएगी। सब कुछ तैयारी हो चुकी है। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष को लेकर कानून का समर्थन वो नहीं करेंगे। अगर किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में जबरन परिवर्तन जो है उसको रोकने के लिए कानून आएगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। और जानकारी लेंगे मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज, हम देख रहे हैं कि जब सरकार एक तरफ कह रही है कि लव जिहाद पर कानून आएगा, खुद गृह मंत्री ने कहा था कि सारी तैयारी हो चुकी है, इस बार बजट सत्र में इस पर कानून बनेगा। लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दो टूक कह रहे हैं कि इस तरह के किसी भी कानून का समर्थन वो नहीं करेंगे। क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, शुरू से ही जब से गठबंधन सरकार बनी है कई मामलों में बीजेपी और जेजेपी की राय अलग अलग रही है। और अब जबकि लव जिहाद का कानून बनने जा रहा है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज, उन्होंने इसका ऐलान किया है और ये कहा है कि बजट सत्र में ही हम लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लेकर आएंगे। तब दुष्यंत चौटाला की तरफ से और किसी ऐसा नहीं कि पार्टी का कोई और नेता बोल रहा, खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो कानून का टाइटल है, जो नाम है लव जिहाद, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इस नाम से कोई कानून आएगा तो वो उसका समर्थन नहीं करेंगे। पहली बात तो वो यही करें कि ऐसा कोई कानून नहीं आएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि किसी भी धर्म से जबरन धर्म परिवर्तन करवाने को रोकने वाला अगर कोई कानून आएगा तो उनकी पार्टी जरूर उसको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। लेकिन लव जिहाद के नाम से कोई कानून आएगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके लिए बाकायदा जननायक जनता पार्टी की जो माइनॉरिटी सेल की बैठक है वो चंडीगढ़ में बुलाई थी। इन्होंने माइनॉरिटी सेल के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सबसे राय मशूरा किया गया था। इस माइनॉरिटी सेल में ज़्यादातर जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो दक्षिण हरियाणा के जिले मेवात से, फरीदाबाद से, पलवल से संबंध रखते हैं। और ज़्यादातर जो माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को लेकर कोई अगर कानून आएगा उस और लव जिहाद के नाम से अगर कोई कानून आएगा तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन के वो खिलाफ हैं और इसको रोकने का अगर कानून आएगा। लेकिन मनोज, यहाँ पर भी ये समझना बहुत जरूरी है मनोज कि दुष्यंत चौटाला जो कह रहे हैं, क्या उनको ऐतराज सिर्फ इस कानून के नाम से है, लव जिहाद के नाम से है, या फिर इस पूरे मसले को लेकर ही उनकी अलग राय है? क्योंकि धर्म परिवर्तन का जिक्र तो इसमें जरूर होगा, क्योंकि गृह मंत्री ने भी ये साफ कहा था, नीतिका कांड हो या उससे पहले तमाम जो मामले सामने आते रहे हैं कि लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है, फिर उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जाता है। इसी वजह से वो उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, भले नाम लव जिहाद हो। क्या लव जिहाद शब्द से ऐतराज है या फिर इस पूरे कानून से उनको ऐतराज है? देखिए, जो दुष्यंत चौटाला ने कल माइनॉरिटी सेल की बैठक में कहा, अगर उसको देखें तो उसमें लगता है कि वो इस टाइटल से सहमत नहीं है।
और उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि अगर जबरन किसी भी धर्म से किसी दूसरे धर्म में कोई परिवर्तन करवाता है या करता है तो उसके वो खिलाफ है और इसको रोकने के लिए कानून आएगा तो वो इसका जरूर समर्थन करेंगे। लेकिन आप समझिए कि लव जिहाद जो नाम है ये दरअसल एक स्पेसिफिक एक विशेष धर्म की तरफ इशारा करता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में मामले हुए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पर कानून बनाया तो इससे एक संदेश ये जाएगा कि एक धर्म विशेष के खिलाफ ये कानून लाया जा रहा है। और जननायक जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि अपने शुरुआती दौर में ही उसकी इमेज ऐसी हो जाए जिससे ऐसा संदेश ना चला जाए कि वो माइनॉरिटी के खिलाफ है। तो इसलिए धर्म परिवर्तन को रोकने का कानून लाए सरकार, तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब लव जिहाद शब्द से उनको यहाँ पर आपत्ति दिखाई दे रही है। और स्वदेश जननायक जनता पार्टी के दफ्तर में हूँ इस वक्त, मैं यहीं पर कल माइनॉरिटी सेल की बैठक हुई थी और उसी में राय मशवरा किया था। दुष्यंत चौटाला ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी यहाँ मौजूद थे, अन्य पदाधिकारी भी थे और यहीं पर दुष्यंत चौटाला ने ये बात कही। जी क्या मनोज, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो विचारधाराएं एक सरकार बनाने के लिए जब साथ आती हैं तो अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी की विचारधारा को सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके से सामने आ रहे हैं, उनको बयानबाजी देनी पड़ रही है ताकि सरकार का हिस्सा तो वो रहे लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो भी बनी रहे। जी बिल्कुल, ये दरअसल विचारधारा की लड़ाई है, एक इमेज की लड़ाई है। और दुष्यंत चौटाला नहीं चाहते कि जननायक जनता पार्टी की इमेज जो है वो इस तरह से बने और कोई ऐसा मैसेज चला जाए माइनॉरिटी में जो उनका नुकसान करे राजनीतिक रूप से। वो एक इस तरह से अपनी छवि चाहते, क्योंकि माइनॉरिटी सेल की बात करें या जननायक जनता पार्टी की बात करें या इनेलो की बात करें जिससे टूट कर पार्टी बनी है, अच्छा खासा उनके पास वोट बैंक था माइनॉरिटी का और मिलता भी रहा है। और उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं दुष्यंत चौटाला, इसलिए वो कह रहे हैं कि कानून लाइए ठीक है लेकिन लव जिहाद शब्द मत उसमें ऐड कीजिए, उसका टाइटल कुछ और होना चाहिए। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी में है, तो सहयोगी पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने दो टूक कहा कि लव जिहाद कानून का समर्थन नहीं करेंगे। हालांकि जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर अगर सरकार कोई कानून लाएगी तो जरूर उसका समर्थन किया जाएगा। लव जिहाद पर हरियाणा सरकार 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में सख्त कानून लाने की तैयारी में है। वहीं आरटीआई से यह खुलासा हुआ है कि पिछले 3 सालों में प्रदेश के 6 जिलों में सिर्फ 4 मामले दर्ज हुए। इनमें से 2 मामले पुलिस जांच में झूठे पाए गए, 1 मामले में आरोपी कोर्ट से बरी हुआ और चौथा जो मामला है अभी कोर्ट में लंबित है। लव जिहाद की परिभाषा से भी पुलिस अधिकारी अनजान हैं। वहीं डीजीपी कार्यालय और राज्य महिला आयोग 3.5 महीनों में आरटीआई का जवाब तक नहीं दे पाए। यानी भाजपा जजपा सरकार जिस लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने जा रही है उसका जमीनी आधार ही नहीं है। की बीजेपी सरकार 5 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा अधिवेशन में कथित लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने जा रही है। तो हमने इसी के संबंध में आरटीआई लगाई थी, तो उससे यह खुलासा हुआ है कि हरियाणा के अंदर कोई लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट का राजनीतिक एजेंडा है, जनता को आपस में लड़ाने के लिए और वोट बटोरने के लिए। कांग्रेस की कलह किसी से छुपी नहीं है और G23 के बाद तो गुटबाजी अब एक बार फिर से जगजाहिर हो गई। लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रभारी इसका ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि G23 की अगुवाई करने वाले बीजेपी की बी टीम है। G23 में अब मात्र 6 नेता बचे हैं, उनके पास सियासी जमीन नहीं है। साथ ही उन्होंने G23 में शामिल नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि पहले वो अपने गिरेबां में झांक कर देखें। तो आज 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव के समय ये बिंदु ये उठा रहे हैं, जबकि उस पर आम सहमति बन गई है कि जून में ये चुनाव होने हैं। उसके बावजूद ये पूछने की बजाय कि हम किन किन जगह में प्रदेशों में चुनाव के लिए जाएं, पार्टी के लिए कार्य करें, इस तरीके के मुद्दे उठाना ये इनकी एक तरफ निष्ठा को भी दिखाता है और इनकी अवसरवादिता को दिखाता है कि ये लोग सिर्फ
पार्टी में थे जब तक इनको मक्खन और मलाई मिल रही थी, जब तक इन्हें राज्यसभा मिल रही थी, जब तक इन्हें मंत्री पद मिल रहा था। आज कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। आज कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि इनकी पुनरावृत्ति, इनको पुनः जो है राज्यसभा नहीं मिलेगी। तो ये सब सवाल उठाने शुरू कर दिए। और देखिए अभी तो ये 23 में से 6 लोग रहे हैं, इसमें से भी शायद कुछ वहीं हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत में हुई गहमा गहमी के बाद से अब तक हंगामा बरकरार है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के निलंबित 5 विधायकों का धरना सदन के बाहर जारी है। बजट सत्र और धरना प्रदर्शन के 5वें दिन पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की से मौजूदा विधायक वीरभद्र सिंह भी निलंबित विधायकों के समर्थन में पहुंचे। विधानसभा में चल रही गतिरोध पर वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती तो 1 घंटे में यह मसला हल हो जाता, मगर सरकार चाहती है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पक्ष और विपक्ष एक परिवार है और परिवार में कई बातें होती रहती हैं, ये हमारी परंपरा नहीं है। धरना जारी रहेगा और सरकार को इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। वो मामूली मामला है, अगर सरकार चाहती है इस सारे मसले का हल 1 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर वो चाहती ही नहीं है, चाहते कि ऐसी स्थिति बनी रहे, तो वो जिम्मेवारी उनकी। सर आप क्या संदेश जो है इस सरकार को देना चाहेंगे? जैसा कि आपने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी। बिल्कुल, कई परिवार के अंदर कई बातें होती है। ये एक परिवार है, इसमें पक्ष भी है विपक्ष भी है, और उनको चाहिए कि सहनशील हो जाना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहनशील होना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और यहाँ पर जो कांग्रेस के जो विधायक निलंबित हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री और अर्की से कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये आज मौन व्रत रखा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो कांग्रेस के जो निलंबित विधायक हैं वो यहाँ पर मौन व्रत कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें जो है समर्थन देने के लिए खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह वो यहाँ पर पहुँचे हैं। ये तस्वीरें जो हैं सीधे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। 1 बजे जब ये मौन व्रत तोड़ेंगे उसके बाद आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर एक सियासी तौर पर देखें कांग्रेस को जो है एक बड़ा मजबूत समर्थन यहाँ पर मिला है और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि वीरभद्र सिंह की ये मौजूदगी कितना असर डालती है सत्ता पक्ष पर। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता शांता कुमार ने भी राज्यपाल से दुर्व्यवहार को संविधान का अपमान करार दिया। उन्होंने इस मसले पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी बात की। इस दौरान उन्होंने वीरभद्र सिंह से आग्रह किया कि वो कांग्रेस विधायकों को माफी मांगने के लिए कहें, इससे उनका कद छोटा नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरह की घटना पहली बार हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता, वो संविधान का प्रतीक होता है और उनका अपमान बहुत बड़ा अपमान है। वीरभद्र सिंह के विधानसभा आने और सरकार को नसीहत देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी सरकार में उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था। विपक्ष तय करे उन्हें क्या करना है। देखिए, मैं उन्होंने क्या कहा है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। वो इस सदन के सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से हैं और पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। उनकी पार्टी उनका सम्मान करती है नहीं करती है वो मैं उन पर छोड़ देता हूँ, उस पर कई तरह के प्रश्न हैं। लेकिन मैं एक व्यवस्था के अनुसार बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ उस बात को
जिस बात के लिए हम दोषी है ही नहीं, जिसमें हमारी गलती है ही नहीं, उनको जबरदस्ती इस विषय को इस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के बीच आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, स्पीकर विपिन सिंह परमार और माकपा के विधायक राकेश सिंघा ने कोविड वैक्सीन ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी को कोविड वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि दलाई लामा को उनके आवास पर वैक्सीन लगाई जाएगी। दलाई लामा बुजुर्ग हैं और इसलिए ये सुविधा उनको दी जाएगी। जिला शिमला में बुधवार को 1259 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। जिले के 933 स्वास्थ्य कर्मियों, 150 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 से 59 आयु वर्ग के 3 लोगों को जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है और 173 वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन लगाई। पूरे देश भर में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला है कोविड-19 के अगेंस्ट, और इससे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के ही साइंटिस्ट ने वैक्सीन बना करके तैयार की है, जिसको पूरा देश लगा रहा है। फर्स्ट फेज में जहां हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स वो प्रायोरिटी थी, वो अभियान काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ है। और उसके बाद सेकंड फेज में अब जो है सब लोग इस वैक्सीन का उपयोग करें, उस दृष्टि से केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोग आगे बढ़कर के इसमें अब वैक्सीन लगाने के लिए आगे आ रहे हैं। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद गोहाना से बड़ी खबर, जहां दिन दहाड़े 2 छात्रों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रेन नंबर 8 के पास गुरुवार सुबह करीब 10 बजे हमलावरों ने बहुतकनीकी संस्थान के 2 छात्रों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में 5 गोली लगने से एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी ने गंभीर हालत में इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव रबड़ा का रहने वाला रोहित और एसपी माजरा का रहने वाला साहिल गोहाना में बहुतकनीकी संस्थान में छात्र थे। दोनों आज सुबह गोहाना पहुंचे थे और सुबह करीब 10 बजे जब वो ट्रेन नंबर 8 के पास पहुंचे तो इसी दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ 8-10 गोलियां चला दी। रोहित को करीब 5 गोली लगी और उसके साथी को 2 से 3 गोलियां लगी। हमले के बाद दोनों सड़क पर गिर गए। उसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मौके पर जो है मैं घर से जो है तभी भाग गया, गाड़ी उठा के मैंने आगे देखा जो है एक की जो है मौके पर जो मौके पे मृत्यु हो गई थी और दूसरे को जो है पुलिस की गाड़ी जो है मेडिकल में लेकर गई है। जो मरने वाला है वो रबड़ा गांव का है, रोहित नाम है, उसके फादर का नाम विजय है। इसमें 2 मृतक हैं, एक रोहित सन ऑफ विजय 22 साल का रेजिडेंट ऑफ राबड़ा गाँव और साहिल सन ऑफ सुरेश एसपी माजरा का। ये 2 मृतक हैं और इनका अभी हम पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं और बाकी मौके पे हमने मुलाहिजा कर लिया है। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद यह जरूरी हो गया है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े शान और सोनम वांगचुक। इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना ना भूलें बायजूस यंग जीनियस 6 मार्च को यानी 6 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर।
फ्लूट में वो तुम वो फ्लटर कर सकते हो, ये कमाल लगा। ভুলবি কি রে হায় সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। इसे बंगला में बोलते फाटाफाटी। फाटाफाटी। Please welcome Sonam Wangchuk. There he is. Namaste. Thank you, and I'm so happy to be interacting with you. It's an Indian tradition not to possess ideas and make it for the well-being of all. Bahujan hitai, bahujan sukhay.